फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ग्राफ खींचना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करना है, तो फॉर्मूला क्या बताया था टी का? KT इज इक्वल टू ln A0 बाई AT, है ना, यही था। कोई कोई बुक्स इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखती है, KT इज इक्वल टू ln A0 को स्मॉल a लिखती है, और ये जो बची हुई कंसंट्रेशन है इसको लिखती है A माइनस एक्स। क्या लिखती है? A माइनस एक्स। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है A, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, शुरुआत में प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ये X बन जाता है थोड़े टाइम बाद T टाइम पे, तो ये A माइनस एक्स ही बचेगा ना। तो ये नीचे की तरफ हमारी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होती है एट टाइम T? जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है वही लेते हैं रिएक्टेंट की। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, और ये वाली क्या थी? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, जो टाइम आप T ले रहे हो उस टाइम पे, है ना। और कल जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था उसमें हमने इस A को क्या लिया था? A0, और इसको क्या लिया था? AT, है ना। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं T और इसके बीच में ग्राफ अगर खींचे हम लोग, बेस 10 बना ले रहे हैं इसको, A बाई A माइनस एक्स, है ना। और हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं log A नॉट बाई AT का ग्राफ टाइम के साथ। तो क्या सोचते हो आप, कैसा होना चाहिए? mx प्लस सी के फॉर्मेट में आ सकता है क्या ये? आ सकता है? कोई पॉसिबिलिटी दिखती है? नहीं दिख रही है? हाँ, ओरिजिन से निकलेगी। अगर हम ये लेते हैं लॉग A0 बाई AT, अगर हम लेते हैं, है ना, और आपका ये वाले टर्म को और ये सारे टर्म को उधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा आपका? KT बाई 2.303, यही बन जाएगा ना। अगर T और इसके बीच का ग्राफ है, T और इसके बीच का ग्राफ है, इसको Y मान लो, और T को क्या एज्यूम कर लो? इस T को X अगर एज्यूम कर लो, तो Y इज इक्वल टू mx का हो जाएगा ग्राफ। Y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा। और अगर m आप ले रहे हो K बाई 2.303 को, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये वैल्यू कैसी है अपनी? K 2.303, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी है? पॉजिटिव है। तो यानी कि स्लोप कैसा जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हम ले सकते हैं, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है। log A0 बाई AT वर्सेस T का ग्राफ खींचा हमने, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, और कहां से पास होगा? इंटरसेप्ट होगा नहीं इसमें, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इसका जो m आएगा वो क्या आएगा आपका? K बाई 2.303। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई तो बता दो। इसी इक्वेशन को log A0 बाई AT को 2.303 वाले फॉर्मेट में रखा, और इसका और इसके बीच का ग्राफ खींचा है ना।
तो ये वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है? वाई एक्सिस पे इसको ले लिया था, एक्स एक्सिस पे टी को ले लिया। कोई समस्या हो तो बोलिए। नोट करो रिद्धिमा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का ही। बना लिया सबने? फॉर्मूला है हमारा log a नॉट बाई ए टी 2.303 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या था 1/k इज इक्वल टू टी। यही था फॉर्मूला अपना फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक, अब इसको ब्रेक करना चाहते हैं, इसको लिख दो log a नॉट माइनस log ए टी। log a नॉट माइनस log ए टी लिख दीजिए। ये है 2.3303/k। अब हम लोग क्या करें इसको, इसको इधर ले जाओ, KT/2.303 बन गया। अब हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं, log 80 को y एक्सिस पे लेना चाहते हैं, log 80 को y एक्सिस पे, और t को लेना चाहते हैं x एक्सिस पे। तो इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, log 80 इज इक्वल टू बन जाएगा log a नॉट माइनस KT/2.303। सब लोग एग्री कर रहे हैं? ये बन गई इक्वेशन अपनी। अब इसको लेना चाहते हैं y एक्सिस पे, इसको y बोल दो। ठीक, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो किसी रिएक्शन के लिए फिक्स ही होगी, है ना। तो ये हो गया आपका, ये बन जाएगा अपना C, और T को हम मान रहे हैं x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये वाली जो चीज आ जाएगी माइनस में, ये क्या बन जाएगा आपका, स्लोप बन जाएगा, है ना। माइनस में ये स्लोप आ जाएगा, तो ये जो चीज है ये अपना क्या बन गया। क्लियर है बात? तो अब ग्राफ खींचते हैं, log 80 और किसके बीच में खींच रहे हैं, टाइम के बीच में। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट कितना है, log a नॉट। ये इंटरसेप्ट बन जाएगा आपका log a नॉट, और ये जो स्लोप है आपका ये कितना है, इस लाइन का स्लोप m कितना आएगा, -k/2.303। कोई समस्या? किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन 80 है, उसका लॉग ले लिया और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो स्लोप क्या बन गया अपना, नेगेटिव स्लोप आ गया उसका। और इंटरसेप्ट क्या बन गया, लॉग ए नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी। कोई समस्या हो तो बोलो।
जीरो ऑर्डर में कौन कौन से ग्राफ बनाए थे हमने? जीरो ऑर्डर में 2 या 3 बनाए थे ना, 2 बनाए। कौन कौन से थे? कंसंट्रेशन और टाइम का कैसा आया था ग्राफ? स्लोप नेगेटिव था। स्लोप की वैल्यू क्या थी? माइनस के। जीरो ऑर्डर में ए और टी के बीच, एटी और टी के बीच का ग्राफ है, तो स्लोप क्या आ रहा है? उसमें भी नेगेटिव आ रहा है और वैल्यू क्या आ रही है? माइनस के, है ना? लास्ट क्लास में ही किया था ना। ये था आपका ग्राफ जीरो ऑर्डर का। ये वाला कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ खींचा तो नेगेटिव स्लोप था, और स्लोप भी कितना था? माइनस के। ये जीरो ऑर्डर का था। अभी हमने किसका खींचा? फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ में भी ग्राफ आ सकता है क्या? टी हाफ की अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने टी हाफ क्या निकाला था? टी हाफ का एक फॉर्मूला निकाला था, 0.6932 बाई के, यही था ना? इसमें कंसंट्रेशन आई नहीं थी, तो कंसंट्रेशन और इनके बीच में तो ग्राफ खींच नहीं सकते, है ना? टी हाफ की डिपेंडेंसी नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना? तो ऐसे भी कह सकते हो आप कि मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसा खींच सकते हैं, टी हाफ सेम रहेगा, कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए, बढ़े या कम हो, इनिशियल ज्यादा ले लो या कम ले लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूला में ए नॉट आ ही नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट है। अब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक दो याद रखने हैं आपको। जो एनसीईआरटी कोई लाया है? एनसीईआरटी के ही एग्जांपल करवा देते हैं ना, वो ज्यादा बेस्ट है। बस एग्जांपल याद रखते हैं कि कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है। 2-3 ही याद रखेंगे जो इसमें दे रखे हो, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं याद करने आपको। एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये डेटा टाइप क्वेश्चन हो गया। डेटा टाइप का मतलब कई बार ऐसा कोई रिएक्शन दे दें और एज्यूम कर लें कि आपको तो ये रिएक्शन का ऑर्डर पता ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। इन जनरली नहीं बनाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं H2 और Cl2 अगर रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बनाते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या यूज हो रही है? सनलाइट यूज हो रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फोटोकेमिकल। ये रिएक्शन होता है आपका जीरो ऑर्डर। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको अगर डिकम्पोज करो गोल्ड सरफेस पे,
गोल्ड यानी कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। गोल्ड सरफेस पे अगर इसको डिकम्पोज करें और बनाएं H2 और I2 तो ये रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर। दो चार जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बस वही याद रखेंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बना रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, HI गोल्ड सरफेस पे डिकम्पोज किया जा रहा है, ये होता है आपका थर्ड रिएक्शन है। अमोनिया को भी डिकम्पोज करते हैं प्लैटिनम के सरफेस पे, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करना, N2+3H2 बन जाएगा, ये भी जीरो ऑर्डर है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस। जीरो ऑर्डर में आपको पता ही है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रेट, है ना। तो अगर मैं बोलूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने स्टेटमेंट दिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल। स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही होगा ना, क्योंकि हमने क्या बताया था, जीरो ऑर्डर के लिए रेट होता है के, अगर ए कॉन्सेंट्रेशन है तो पावर क्या लगती है, जीरो, है ना। तो इसका मतलब ए की पावर जीरो हो गई तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो जो रेट की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की। तो ये स्टेटमेंट क्या है, क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट को, करेक्ट। असर्शन रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है फॉर बोर्ड, फॉर जेई। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं, और कोई तो नहीं। ज्यादा पूछा इन्होंने ये वाला, जहां पूछा है वो H2Cl2 वाला ही पूछा कम है एग्जांपल्स, पर जहां पूछा है वहां फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल याद रखो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, रेडियो एक्टिव डिके होगा अगर किसी सब्सटेंस का, मतलब अपने अंदर से वो अल्फा बीटा गामा रेज निकाल रहा हो, तो रेडियो एक्टिव डिके हमेशा कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का। इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि इसमें हमेशा फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हो, कितने फॉर्मूला बताए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक ये वाला लिखना नहीं है, एक आपको कल बताया था n इज इक्वल टू n नॉट 1/2, ये वाला बताया था, है ना। और कौन सा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाई,
ये सब फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा, न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। एक इसी में लिख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही यही पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये यूज हो जाए। एवरेज लाइफ निकालते हैं, जैसे हाफ लाइफ निकाला था ना हमने, एवरेज लाइफ निकालते हैं, इससे डिनोट करते हैं, जैसे टॉक लिखते हैं ना आप फिजिक्स में, है ना, उसी तरीके से केमिस्ट्री में टाउ बोलते हैं इसको। एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल टू होता है 1.44 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। कम आता है क्वेश्चन इसका, फिजिक्स में आता है क्वेश्चन इसका, यहाँ कम ही पूछा गया है, पर क्योंकि रिलेटेड है तो याद रख लीजिए, कभी पूछ ले। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज लाइफ निकालना है, टाउ इज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, फर्स्ट ऑर्डर के। एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, N2O5 का डिकम्पोजिशन, हीट कर दिया, N2O बना लिया इसने, और क्या बनाएगा, N2O5 अगर टूट रहा है तो और क्या बना सकता है, ऑक्सीजन बनाएगा। N2O और कितने ऑक्सीजन बना दूं, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये फर्स्ट ऑर्डर। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन, पढ़ा है हमने ऑर्गेनिक में, सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन। तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये एल्केन बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं दोनों। ये भी किस तरीके का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी का डेटा लेने का मतलब यही है कि कहीं कुछ आए तो आपका जाना पहचाना सिस्टम हो, उससे आपको आसानी आएगी, है ना। चलो इतने ही याद रखते हैं काम में, नोट कर लिया। कोई भी ऑर्डर हो, हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच, ऑर्डर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जीरो हो, कोई भी हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और किसके बीच का रिलेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, टी हाफ के बीच का। क्या रिलेशन है देखिए, ध्यान रखिए, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट के पावर 1 माइनस एन। एन यहाँ पे है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टी हाफ तो आपको पता ही है, हाफ लाइफ है,
और ए नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको दो रिएक्शंस के टी हाफ दे रखे हैं और क्या दे रखा है, उनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और दोनों की ऑर्डर सेम है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। आप ऐसे बोलोगे टी हाफ वन फॉर वन केस, टी हाफ फॉर सेकेंड केस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ए नॉट फॉर सेकेंड केस एंड ए नॉट फॉर फर्स्ट केस, और पावर क्या लगा देंगे यहाँ पे, 1 माइनस एन। सही लगाया मैंने, होल में भी लगा सकते हैं 1 माइनस एन पावर। सही है या गलत है बता दीजिए, मुझे गलत लग रहा है। उस फॉर्मूला से बनाया है इसको। सही है, सही है तो सही होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो टी हाफ फॉर फर्स्ट, टी हाफ फॉर सेकेंड इज इक्वल टू ए नॉट 2 बाई ए नॉट 1, 1 माइनस एन। अब ये फॉर्मूला यूज करके अगर हम जीरो ऑर्डर में रिलेशन निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर जीरो ऑर्डर का रिलेशन देखना चाहते हो तो ऑर्डर यहाँ पे जीरो रख दोगे तो ये a रेज टू पावर 1 आ जाएगा। इसका मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा, यानी ए नॉट की पावर जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट के ऊपर टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता है, हट जाएगा टर्म। अगर सेकेंड ऑर्डर लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जैसे ही 1 माइनस 2 करोगे -1 वैल्यू आएगी, यानी कि टी हाफ क्या होगा, ए नॉट की पावर -1 हो जाएगा। तो ए नॉट को आप ऊपर भी ले जा सकते हो। क्लियर है बात? चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, तब देखते हैं आपको बात समझ आ रही है कि नहीं। अरे यार ये n-1 था, उल्टा हो गया, थोड़ी सी आपको सही करनी पड़ेगी। ये n-1 था। यहाँ पे करेक्शन करो, n-1 है। अगर 1 माइनस एन के फॉर्मेट में करेक्शन करना है तो जहां a2 है वहां a1 कर दो तो भी हो जाएगा सही। अब थर्ड ऑर्डर के लिए जरा निकालिए क्या आता है। अगर ऑर्डर थर्ड है तो ये पहला वाला रिलेशन क्या बनेगा, बनाइए। ऑर्डर अगर थर्ड है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, टी हाफ निकालना चाहते हैं ए नॉट n-1 कर दिया ना, किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए। ये nth ऑर्डर के लिए हो गया, थर्ड के लिए निकालना चाह रहे हो यही रिलेशन, तो टी हाफ ए नॉट, यहाँ पे थर्ड लगा दिया तो वैल्यू क्या बनी आपकी, क्लियर है। इसका
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जितना होगा उसमें -1 कर दीजिए, तो कॉन्सेंट्रेशन पे वही पावर लगाओगे आप और इनवर्सली रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन है ना, ये कह सकते हैं ना। ऑर्डर जितना है, ऑर्डर में क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए और इनवर्स में वो रिलेशन आएगा। तो कोई भी ऑर्डर बोल दो, फिफ्थ बोल दोगे तो क्या आ जाएगा, a⁴ आ जाएगा, 1/a⁴ आ जाएगा। सिक्स्थ बोल दोगे तो 1 का माना है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, n-1 कर रहे हैं। चलिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस, क्वेश्चन लिखिए, half life period of a substance is 50 minute half life of a substance is 50 minute for certain initial concentration, for certain initial concentration। कहाँ गया, when concentration is reduced to 1/2, when concentration is reduced to 1/2, आधी कर दी गई concentration of its initial concentration, then half life is found to be 25 minutes, then half life is found to be 25 minutes, then T half is found to be 25 minutes। Find out order of reaction। पहले आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊं, जो पुराना फॉर्मूला T12/T2 लगाया था ना, वही लगाना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता ही है, दोनों T12 भी पता है। पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लीजिए, फिर 1/2 मान लीजिए, या x मान लीजिए, x/2 कुछ भी, 150 जो भी मान लो, एज्यूम करना है आपको। तो फॉर्मूला अप्लाई करके ऑर्डर निकालिए जो पिछला फॉर्मूला बताया। n की वैल्यू निकालनी है, सब लोग कोशिश करें। 2 आ रही है, फॉर्मूला सही लगाया है, करेक्शन किया था फॉर्मूला में, जो मैंने करेक्शन करवाया था। तो गाइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है, सोच रहे हैं, लोगों के आंसर आ रहे हैं। रिद्धिमा चालू करो भाई, ये है तो फॉर्मूला। अक्षिता क्या आया, 0 आ रहा है। फॉर्मूला सामने है, क्यों दिक्कत आ रही है। दो केस दिए हैं, दोनों की हाफ लाइफ दी है, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है। पहली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A01 जो ले लो वो 1 ले लो,
और फिर ए नॉट 2 ले लो, हाफ ले लो उसकी, है ना। पहले वाले केस में 1 मान लो, दूसरे वाले केस में हाफ मान लो, तो आंसर निकालो। जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है? तुमने भी फॉर्मूला चेंज नहीं किया क्या? इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ गया? 15 नहीं था, 50 था। मैंने 15 लिख दिया क्या गलती से? 50 है, 15 क्यों लगा रहे हो? 50 है। चलो मैं बताती हूँ। टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 का क्या फॉर्मूला है? ए नॉट 2 बाई ए नॉट 1, और यहाँ पे क्या था? n माइनस 1। ठीक, पहले टी हाफ कितना था? 50 मिनट था, बाद में टी हाफ कितना हो गया? 25 मिनट। तो 50 बाई 25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ थी, बोला इन्होंने सर्टेन कंसंट्रेशन है, तो पहले वाली कंसंट्रेशन ए नॉट 1 होगी, तो उसको x मान लो। बाद में बोला उसको 1 हाफ कर देते हैं, मतलब जितनी थी उसकी हाफ कर दी, तो बाद वाली कंसंट्रेशन x बाई 2 ले लो, ए नॉट 2, और n की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा? x x तो कट ही जाएगा, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया आपका 1 बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस n बन जाएगा ना। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस n लिख सकते हैं। 2 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 1, और इसको लिख दिया 2 को ऊपर ले गए, तो जब 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये जो n माइनस 1 है वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस n बन जाएगा, पावर चेंज हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, अब इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो a रेज टू पावर माइनस 2 बन जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 रेज टू पावर n माइनस 1 था, उसको ऊपर ले गए तो 1 माइनस n बन गया। अब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n आ गया, 1 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस n। अब आपको निकालनी है n की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज 0। तो ऑर्डर क्या आ गया अपना? 0। कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, है ना, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, पर आपको टाइम बहुत लगा। आया बहन? ये नहीं कर पा रहे थे? चलो अरेंज, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो मुझसे, क्या प्रॉब्लम है बता दो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेकंड ऑर्डर पूछते नहीं है, फिर भी कहीं काम छोटा मोटा आ जाए, एडवांस में आ सकता है काम। सेकंड ऑर्डर का केवल इक्वेशन याद रखेंगे, केवल रिलेशन ही याद रखो, काम बन जाएगा अपना, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। सेकंड ऑर्डर में मान लो एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, और रिएक्शन है आपका सेकंड ऑर्डर, तो इसके लिए बस फॉर्मूला याद रखेंगे, T इज इक्वल टू 1 बाई के A बाई A माइनस अगर 80 वाले टर्म्स में लिखना है आपको, जो पहले दिन सिखाया था, तो 1 बाई के A नॉट
बाई ए नॉट ए टी। ऊपर वाले में फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में तो चलेगा। ये फॉर्मूला, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए, और ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी। अगर मान लो दो रिएक्टेंट है सेकेंड ऑर्डर में, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए ले रहे हो और दूसरे की क्या ले रहे हो, बी लेते हो, तब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तब बनता है T इज इक्वल टू 1/K, इसमें अब थोड़ा सा आ जाता है 2.303 का फैक्टर, 2.303 A माइनस बी लॉग ऑफ B बाई A, जहां पे B है वहां पे आता है A माइनस एक्स, और जहां पे A है वहां पे आता है B माइनस एक्स। ऐसे याद रखना है इसको। दो रिएक्टेंट है A एंड B, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है अगर, तो T का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कैसे याद रखेंगे, 1/K मल्टीप्लाइड बाई 2.303, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी था 2.303, उसके बाद A माइनस बी, और फिर लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉग में आपका ऊपर आता है B, नीचे आएगा A, B के साथ A माइनस एक्स का फैक्टर रखना है और A के साथ B माइनस एक्स का, है ना। इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है अपने को, ये इंटीग्रेशन वगैरह करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली गई है। अगर सिंगल है तो इससे काम बनेगा, और अगर दो है तो ये लगानी पड़ेगी, ठीक है। दो का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इतने बड़े फॉर्मेट को नहीं लेंगे वो, है ना, वो ये बोल सकते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। जब किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन किसी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कर देंगे, तो अगर उसको कहीं पे प्लस और माइनस कर रहे हैं तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो इसी में बोला हमने कि ए की, एक क्वेश्चन दिया उसमें बोला ए की कॉन्सेंट्रेशन बी से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ए और बी का प्लस माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, तो बी की अगर बहुत कम है तो बी को क्या कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा केस आ सकता है। नोट कर लिया सबने सेकंड ऑर्डर का, जीरो और फर्स्ट खूब पूछा जाता है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पूछने के लिए ना जेई पे कोई बाउंडेशन है और ना आप पे। हाँ हाँ इशिका बोलिए। पिछले बार माइनस और कुछ इशू आया था, किसमें, कंसंट्रेशन एडजस्ट करेंगे तो अपन एक इसको माइनस इसको माइनस, किसी एक को ए मान लो, किसी दूसरे को बी मान लो, चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ना इस वाले को बी मान, अगर बी मानते हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा। सुनो सुनो, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको ए मान लो, जिसकी कम है उसको बी मान लो। इसके मान लो देते हैं 5 मोल, इसके देते हैं 3 मोल, तो 5 वाले को ए मान लो और 3 वाले को बी मान लो, तो फॉर्मेट अपना सही है। ओके अच्छा सवाल था, नहीं तो फॉर्मेट बिगड़ जाएगा, इसमें एजम्पशन यही है। चलिए अब आपका बहुत सारी चीजें हो गई हैं। एक आपको सिखाना है फर्स्ट ऑर्डर में प्रेशर वाले क्वेश्चंस, और एक आपको सिखाना है, एक और चीज थी मेरे दिमाग में आई थी, एक चीज और सिखानी है आपको, मैंने बोर्ड का एक क्वेश्चन देखा था उसके अकॉर्डिंग। एक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद सवाल पे तो आएंगे, इसमें तो सवाल ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आपको करा दिया था, लेकिन
वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो नहीं करा। कल ही मैंने देखा बोर्ड में भी एक क्वेश्चन है, 4 फैक्टर बताइए। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है रेट उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए शुरू में आपने किसी सब्सटेंस के 10 मोल लिए और रिएक्शन स्टार्ट किया और बाद में उसके 5 मोल रह जाते हैं, 3 मोल रह जाते हैं, 2 मोल रह जाते हैं, तो जो रेट पहले होगा उसके कंपैरिजन में बाद में रेट हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट क्या होता है, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। रेट कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के, अगर रिएक्टेंट ए है तो यहाँ पे एक्स लगा दिया और एक्स क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, एक्स क्या हो जाएगा ऑर्डर। अब इसमें कोई ये बोल सकता है कि मैम आपने बताया है कि ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होगा, जीरो भी होगा। तो अगर ऑर्डर नेगेटिव है, ऑर्डर क्या है नेगेटिव है, तब तो रेट कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसे कुछ केसेस देखे जा सकते हैं जहां पे कि आपका क्या हो, कंसंट्रेशन ऑर्डर आपकी माइनस में आ जाए, मान लो तो माइनस में आ जाएगी ऑर्डर, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट क्या होगा, कम होगा, है ना, अपोजिट चले। वो कुछ ही केसेस हैं, इन जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट को बढ़ना है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में इस पे हम लोग पूरी थ्योरी करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में एक ही चीज बची हुई है, कोलिजन थ्योरी, है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बात है। तो टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो रेट भी बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करते हैं। यानी कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर अगर किसी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, कितना इंक्रीज करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट जो होता है 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ये इन जनरल डेटा है। टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लो किसी रिएक्शन का टेम्परेचर था 25, अब कर दिया हमने उसका टेम्परेचर 35। पहले रेट अगर x था तो अब रेट के क्या होने के चांसेस हैं, 2x से 3x के बीच में, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, इसके बीच में भी आ सकता है, 2 to 3 टाइम्स हो जाता है रेट। ये रिपोर्टेड डेटा है। क्लियर है बात, नोट हो गया सबका, फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, स्लो ही चल रहे हैं, तो फास्ट कर दें, कर दें। इसी को कहते हैं टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट या क्वोशिएंट,
आई थिंक कोफिशिएंट, ये क्या होता है? रेट एट टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेट एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। रेट निकालो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और किसी रिएक्शन का रेट निकालो T डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यही रेशियो सेम आएगा अगर आप रेट कांस्टेंट निकालते हो T प्लस 10 पे और T डिग्री से। अगर आपसे कोई पूछे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है ये, तो आप क्या बताएंगे? It is a ratio of rate at T plus 10 degree centigrade and T degree centigrade. इसको क्या कहते हैं आप? टेम्परेचर। ठीक है, तो बढ़ेगा तो सही, और डेटा क्या है अपना 10 डिग्री अगर बढ़ाते हो लगभग, तो कितना बढ़ेगा? 2 to 3 टाइम्स। अगला लिख दो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट थर्ड फैक्टर। फोर्थ है? थर्ड ही तो है। कहाँ बहन? थर्ड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। लिख दीजिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रेट क्या होता है? इंक्रीज। कितना ही याद रखना है बस। सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो, जैसे मान लो कि NaCl का रिएक्शन होना है और नमक का हम क्रिस्टल ला के रख दें, उससे रिएक्शन कराएं, और अगर उस नमक को क्या करें हम फाइनली उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, तो क्या होता है? पीस लोगे अगर तो सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है? फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए साइट्स बहुत सारी मिल जाती है। अगर वो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्मेट में है तो उसको साइट्स नहीं मिलती हैं, इसीलिए रिएक्शन कराने के लिए या तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए रिएक्टेंट को, या सॉल्यूशन फॉर्मेट में रिएक्शन करा दीजिए, पानी में उसका सॉल्यूशन बना दीजिए, है ना। या तीसरा तरीका क्या होता था रिएक्शन कराने के लिए? सॉलिड क्रिस्टल से रिएक्शन नहीं होता इन जनरली, मेल्ट कर देते हैं, क्रिस्टल को मेल्ट कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हम लोग ध्यान रखते हैं नमक, है ना। नमक का अगर क्रिस्टल ले आओ तो रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगा, अगर उसको पानी में घोल दो तो रिएक्शन तेज होने लगेगा, अगर उसको मेल्ट कर दो तो भी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो वो करने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ग्राइंड कर दीजिए तो भी रिएक्शन तेज होगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और कुछ इसमें तो लिखना नहीं है, बस यही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिफ्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ रिएक्शंस होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो लाइट से हीट मिलेगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है तो रेट बढ़ेगा, पर सबके लिए नहीं है ये, फॉर सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में अप्लाइड होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कैसा नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड प्रोडक्ट्स भी ऐड करनी है, अभी आगे बताएंगे प्रोडक्ट पे कैसे।
रिएक्टेंट का किस तरीके का नेचर है ना। बहुत सारे रिएक्शंस हम देखते हैं, बाहर से हमें लगता है कि सेम है रिएक्शन, है ना, लेकिन जब हम लोग उसका रेट देखते हैं तो बहुत ही अलग आता है। बाहर से आपको लगेगा कि रिएक्शन सेम है, बट क्या है, रेट अलग अलग आएगा। कोई एक रिएक्शन होगी बहुत स्लो हो रही होगी, उसी तरीके की दूसरी रिएक्शन हो रही होगी बहुत फास्ट हो रही होगी। इसका मतलब रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर भी चीजें क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, और प्रोडक्ट के भी नेचर, दोनों पॉइंट याद रखिए। ठीक, तो फैक्टर्स कर लिए हम लोगों ने। चलिए टाइम बोलिए, टाइम क्या हो रहा है? अब पी वाई क्यू करेंगे 2-4। सबसे पहले कौन बताएगा पहला क्वेश्चन? कौन बताएगा? मानसी बताएंगे आप? हम्म, क्या बोला? कैलकुलेशन निकल जाएगा तो बता देंगी। चलो भाई। हम्म, कल कोई पीवाई क्यू कराया था काइनेटिक्स का? करा था? 2 करा दिए थे? 3 करा दिए थे? चलो, आज एक अलग टाइप का करा दें थोड़ा सा। कोई रिएक्शन हो रहा है, देखो ध्यान से, A2 प्लस B2 गिव्स बन रहा है AB, ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है इन्होंने, मैकेनिज्म का मतलब कितने स्टेप में हो रहा है वो बताया। पहला स्टेप लिखा है इन्होंने A2 रिवर्सिबल रिएक्शन, A बना रहा है, A प्लस A बना रहा है फास्ट। ये स्टेप कैसा है, फास्ट, यानी A2 टूट रहा है ना। और इसके ऊपर लिखा है इन्होंने K1 और नीचे की तरफ लिखा है K-1। -1 का मतलब क्या समझ रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड के लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया है, K-1। इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको KF लिख देते हैं, इसको KB लिख देते हैं, इन्होंने -1 लिखा है, तो कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। फिर दूसरा दे रहे हैं A प्लस B2, यहाँ पे K2 लिखा है रेट कांस्टेंट, और इस रिएक्शन में AB प्लस B बनता है, और ये रिएक्शन का स्टेप है स्लो। थर्ड रिएक्शन है A प्लस B, इसमें लिखा है इन्होंने, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है रेट कांस्टेंट, और इससे बन रहा है AB और ये होगा फास्ट। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है ऑर्डर, क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए और कोई क्लू नहीं है अपने पास? क्या सोचते हो कैसे करना चाहिए? हाँ, देखो स्लो स्टेप जो होगा इसमें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको क्या मानते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS मानते हैं।
तो रेट जो लिखोगे वो किससे लिखोगे, इसी से लिखोगे। तो पहले लिख लें स्लो स्टेप, इसमें अपना कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, सेकंड वाला। तो लिखते हैं इसके हिसाब से रेट। अगर इसके हिसाब से रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू आएगा K2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B2, और X और Y लिख सकते हैं, बोलो कोई समस्या। ये लिख दिया हमने रेट एक्सप्रेशन इसके लिए। अब कभी भी अगर आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो रेट एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि रेट एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आते हैं, इंटरमीडिएट को हटाना है आप। मतलब जो मेन रेट एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसमें इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होंगे। इंटरमीडिएट समझ लो पहले है क्या। A2 एक रिएक्टेंट है, B2 एक रिएक्टेंट है, और AB क्या है, एक प्रोडक्ट। इसके अलावा जो भी चीजें बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। तो आपका ये था आपका रिएक्टेंट, B2 था आपका रिएक्टेंट, उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको रिएक्शन में, अगर देखो तो उसके अलावा क्या दिख रहा है, एक तो A दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है उसके अलावा, B दिख रहा है, तीसरी चीज क्या दिख रही है अपने को, A भी तो प्रोडक्ट है। तो A और B जो है यही क्या है आपके इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट को आपको क्या करना है, इससे हटाना है। इंटरमीडिएट अपने कौन कौन से आ गए, A आ गया, और कौन सा आ गया, B आ गया, इसके अलावा तो कोई था नहीं। A भी तो प्रोडक्ट ही है, A2 और B2 क्या है, रिएक्टेंट ही है। अपने रेट एक्सप्रेशन में A आ गया है, इसको हटाना है अपने को। B2 तो ठीक है, B2 होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना है अपने को, अब तीनों के लिए हम लोग लिखेंगे रेट कांस्टेंट। तीनों के हिसाब से क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट। लिखिए, कोशिश कीजिए। एक के हिसाब से हमने रेट लिख दिया ना, रेट कांस्टेंट लिखने आता है सबको। रेट कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, केसी लिखना है। फर्स्ट और थर्ड के लिए केसी लिखो, इसके लिए और इसके लिए केसी लिखो। थर्ड की तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए बी को तो अपन को लेना नहीं है ना, तो ए बी तो है नहीं, अपने को हटाना है ए बी को, उसको है ए को। फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी। केसी क्या होता था, के बैकवर्ड बाई के फॉरवर्ड होता है, या के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, के बी बाई के एफ होता है। देखो ध्यान से कैसे करना है, अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम RDS जो स्टेप है उसके हिसाब से रेट लिख लीजिए, जो हमने वहां पे कर दिया। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 था, K2 लगा करके A और B के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ऑर्डर हमें पता नहीं थी, तो एक के ऊपर हमने पावर लगा दी X, और एक के ऊपर क्या लगा दिया हमने, Y लगा दिया, इस रिएक्शन के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं ये जो, अब मैंने आपको बोला कि इंटरमीडिएट को हटाना है। इंटरमीडिएट यहाँ पे ए है, ए को हटाना है, तो ए को हटा के आप क्या ला सकते हो, या तो A2 ला सकते हो, या B2 ला सकते हो, या AB ला सकते हो, है ना। कोशिश अपनी ये है कि A2 B2 के फॉर्मेट में चीजें आ जाएं। तो फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, और फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन था अपना A2 कन्वर्ट हो रहा है A प्लस A में, और फर्स्ट ये K1 दिया था, और ये क्या दिया था
-1। यही डेटा था अपने पास, ये वाला। तो K1 है आपका K फॉरवर्ड और K-1 क्या दे रखा है, Kb। और हमको पता है Kc अगर लिखते हैं किसी रिएक्शन के लिए तो कैसे लिखते हैं, Kb/Kf, इसी से लिखते हैं। यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर Kc लिखना है तो Kb क्या है आपका, K-1/K1। ठीक है, ये हो गया। अब Kc हम लिखते हैं कैसे हम लोग, K-1/K1 हम लोग लिखते कैसे हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेते थे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम में ऐसे ही लिखा जाता है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, तो A बाय रिएक्टेंट लिख दें A2। यहां तक कोई समस्या, ठीक। इस Kc को Kc भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब अगर यहाँ पे देखो आप, अपने को A को हटाना है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू हो गया A का स्क्वायर बाई A2। ये आ गई वैल्यू। अगर हमें लिखना है A का स्क्वायर तो लिख सकते हो Kc मल्टीप्लाइड बाई A2। बोलो, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A की वैल्यू चाहिए ना वहां पे रखने के लिए, तो A की वैल्यू निकालो इससे। A की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ Kc और रूट ऑफ A2। बोलो, A की वैल्यू आ गई, K1 एक कांस्टेंट है, K-1 भी एक कांस्टेंट है, तो Kc भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो Kc एक कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इस कांस्टेंट को हटा भी देते हैं ऐसे प्रोपोर्शनलिटी वाले में हटा भी सकते हैं, तो A इज इक्वल टू ये आ सकता है अपना, आ सकता है। तो यानी कि A की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 रेज टू पावर 1/2। अब फर्स्ट रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमने आरडीएस बनाई थी, आरडीएस क्या बनाई थी बोलो, क्या बनाई थी, रेट इज इक्वल टू क्या बनाया था, K2 A B2, ये बनाया था। अब यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, K2, A की जगह क्या लिख दें, A2, 1/2 लिख सकते हैं, बोलो। और x भी लगाएंगे, A2 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लगा दें, x भी लगा दो। B2 की पावर क्या लगा दिया हमने, 1। अभी भी अपना एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ऑर्डर निकालना है ना, तो अभी भी अपना एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, x और y के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो एक स्टेप अपने पास और है, उसको भी देखें, यूज करके कुछ बन सकती है बात। अभी भी अपना एक्सप्रेशन, इससे कुछ बात बन सकती है, ये तो लिख ही लिया हमने, इसको भी यूज ही कर लिया, इससे कोई बात बनेगी क्या, देखो। क्या लगाएं जिससे A और B की वैल्यू निकल आए, जलाओ दिमाग की बत्ती भाई। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने फॉर्मेट,
सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट करके भी तो इन्होंने तो सीधे ही निकाल दिया। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे 1/2 आ रहा है और इस जगह पे 1 आ रहा है, मतलब ये निकाल रहे हैं 3.2 1.5 सॉरी 1+2 करके। अपने पास तो कोई ऐसी चीज मिली नहीं है जिसमें हम 1+2 कर दें। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, एक 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 यहाँ पे वो हो रही है, एक जो है ना यहाँ पे एक गलती हो रही है, देखो ध्यान से। अगर इस सिंगल स्टेप को लेते हो आप, इस स्टेप में अपनी गलती हुई है, अगर इस एक सिंगल स्टेप को आरडीएस लेना है, इसको अगर लेते हो आप, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब मान लो एलिमेंट्री स्टेप, क्या मान लो इसको एलिमेंट्री, और जैसे ही मैंने बोला इसको एलिमेंट्री रिएक्शन आप एज्यूम करोगे, तो इसकी जो पावर, इसके पास जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लगा सकते हो। तो यहाँ जो हमने x और y लगाया था ना, वो नहीं लगाएंगे अपन, क्या लगा दे यहाँ पे 1 1 लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दे हम लोग 1 1 लगा दे, और जैसे ही यहाँ पे 1 लगाओगे वैसे ही अपना फॉर्मेट क्या बन जाएगा तुरंत। इसको हमने कैसे ट्रीट कर दिया, एलिमेंट्री की तरह ट्रीट कर दिया। तो एलिमेंट्री में जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, और अगर इनको हमने पावर में भेज दिया तो अपनी बात सीधे सीधे फिर तो बनी जाएगी। ये 1 है और ये क्या है 1 है, तो अब एक्स वाई की जगह क्या क्या आ गया यहाँ पे, एक्स वाई लेना ही नहीं अपने को, एक्स वाई की जगह क्या क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, और जैसे ही 1 आएगा वैसे ही वैल्यू अपनी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। ये अगर अपने को सॉल्व करना है तो ये चीज लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे क्या आ गया आपका रेट इज इक्वल टू था K2 a रेज टू पावर 1 था, और B2 ये वैल्यू थी अपनी, है ना। और अब अपने को रखना क्या था, a इज इक्वल टू रूट ऑफ A2, तो यहाँ रख दो a इज इक्वल टू क्या रख दें, रूट ऑफ A2, ये B2 है। अब रूट को आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, और B2 की पावर तो क्या है पहले ही पता लग गई 1 थी। अब जो आपका रेट एक्सप्रेशन में A2 और B2 के ऊपर पावर है वही तो ऑर्डर होता है, A2 और B2 रिएक्टेंट है A2 B2, तो ऑर्डर क्या हो गई 1/2 प्लस, इस तरीके से आ जाएगी 1. क्लियर है बात। इसका मतलब K-1 K1 और इनका कोई वैल्यू नहीं रखनी थी, अपने को सीधे रिएक्शन का क्या लिखना था, Kc लिखो। Kc से हम लोगों को सबसे पहला काम यही था अपना रेट एक्सप्रेशन से इंटरमीडिएट को हटाना। इंटरमीडिएट को हमने कैसे हटाया, A की वैल्यू निकाल ली A2 के टर्म्स में या B2 के टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में जिसमें निकल रही है उसमें निकाल ली। तो यहाँ के एक्सप्रेशन से हमारी A की वैल्यू किसके टर्म्स में निकल गई, A2 के टर्म्स में। बाकी चीज जो Kc है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे Kc और K किसी रिएक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या होगी, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। और A की जगह पे हमने क्या रख दिया, A2 रख दिया। इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं उसमें हमेशा क्या लाना है अपने को, रिएक्टेंट लाने हैं। क्या लाना है, रिएक्टेंट। अगर स्लो स्टेप से रेट एक्सप्रेशन लिखते वक्त
कोई रिएक्टेंट गायब है और उसकी जगह पे कोई इंटरमीडिएट है, तो बाकी जो स्टेप्स दिए हैं उनको यूज करके आपको उस इंटरमीडिएट की वैल्यू को क्या करना होगा, हटाना होगा, और उसको किसके फॉर्मेट में लिखना होगा, या तो दोनों रिएक्टेंट के फॉर्मेट में आएगी या एक रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट से ही एक रिएक्शन का जो लास्ट वाली दी थी उसका हम लोगों ने कोई यूज लिया नहीं, इस रिएक्शन का तो हमने कोई यूज नहीं लिया, ये स्टेप्स दिखा रही थी बस, इसका कोई यूज नहीं हुआ, इसका यूज किया हमने और क्लियर है बात। तो वैल्यू क्या आ गई अपनी 1.5। अब बोलिए टाइम क्या हो रहा है आपका, नोट कर लिया, ये सबने नोट कर लिया, ये करेक्शन करके एक्स और वाई का सारा नोट कर लिया, नहीं पता चला तुम उसी पे अटको। कल एक ड्रग वाला क्वेश्चन कराया था ना आपको, दो मिनट है ना, तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी नहीं दे सकते, छोटा ही दे दें, एकदम छोटा सा। चलो फॉर अ रिएक्शन ये लग रहा है सेम फॉर्मेट हो गया, चलो करके दिखाओ, देखते ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी is said to be 0, then concentration of B is given by, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहली बार में तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या कह रहा है। K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई A, सेकेंड ऑप्शन है K1 बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई A, थर्ड ऑप्शन है K1 माइनस K2 मल्टीप्लाइड बाई A, फोर्थ है K1 K2 मल्टीप्लाइड बाई। चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, सब लोग पढ़िए क्वेश्चन और फिर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। Rate of formation of B is said to be 0, B के फॉर्मेशन का रेट क्या है 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, B की कंसंट्रेशन निकालनी है, K1 K2 दे रखे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन A से B बनने का K1 है और B टू C बनने का K2। चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना सिखाया है आपको, लिख लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिख लो ए का, कुछ बात बन रही है, बैठ रही है, देखो ऑप्शन से देखो, कुछ दिमाग की बत्ती जलाओ अपने।
बी आंसर, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। बी है। चलो बताओ कैसे आएगा बी। K1 by K2 मल्टीप्लाइड बाई ए। ऑप्शन तो सही है आपका। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। ए से बी बन रहा है। हाँ K1 इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है। हाँ दिखा दो। ये आवाज कहाँ से आई? क्लास की तो नहीं है ना? क्या किया था आपने? हम्म 0 रख के क्या किया? अच्छा रेट लिखो, जो मैंने आपको लिखना सिखाया था डीए बाई dt से करके, वैसे लिखो रेट, तीनों के टर्म्स में लिखो। डीए बाई dt, db बाई dc, ऐसे लिखना सिखाया था ना, लिखो। उससे कुछ नहीं बन रहा है, कुछ बैठ नहीं रहा है। हम्म ठीक है। उसमें 0 बन गया ना टर्म। देखो ध्यान से देखो, करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, लिख सकते हो, है ना। रेट ऐसे ही लिखना सिखाया था ना आपको शुरू में। और फिर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस डीबी बाई डी टी लिख सकते हो। दूसरे के लिए लिखो अगर, तो ऐसे लिख सकते हो माइनस डीबी बाई डी टी। इस यहां से यहां जाने के लिए तो ये रिएक्टेंट हो गया, तो माइनस डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया प्लस डीसी बाई डी टी, है ना, यही बात है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो होगा उसको क्या बोल रहे हैं? 0 करना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को क्या करना है आपको? 0 करना है। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को 0 करोगे, ये वैल्यू 0 करते हो, तो रेट तो फिर सारे 0 हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। चलो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, ये आप करके आएगा, नहीं तो मैं बताऊं। क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन इज सेट टू बी 0। सेट टू बी 0 का मतलब एकदम ही 0 तो नहीं है, लेकिन इतना कम है कि 0 मान सकते। ठीक है, चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया होमवर्क क्वेश्चन। आपको आए तो बताइए, नहीं आए तो कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं बताऊं।